आज बच्चों हम आप लोग को उत्सर्जन के बारे में पढ़ाएंगे। उत्सर्जन क्या है? तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन पच जाता है, लेकिन कुछ आवश्यकता से अधिक ऐसे पदार्थ रह जाते हैं, वर्ज्य पदार्थ जिन्हें कहना चाहिए, अवशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी कह सकते हैं। वो पदार्थ को जो नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं या आवश्यकता से अधिक होते हैं, वो बेकार पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, उनको निकाल दिया जाता है। तो वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जब पाचन होता है उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, जल है, ये सब कुछ वर्ज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, है ना। वर्ज्य पदार्थ मतलब अवशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत। और फिर ये इनको शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ये सीधे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये क्या होता है, रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं। रुधिर के बाद ये पहुंचते हैं यकृत में, यकृत कोशिकाओं में। वहाँ पर इनको कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया और यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और उसके फलस्वरूप तब अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया और यूरिया में। तो जब यूरिया हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है तो हम काफ़ी समय तक उसको कुछ समय तक अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पुनः जल के रुधिर के द्वारा हमारे लंग्स में पहुंचती है और फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर वो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या है? अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। ये समझ में आ गया आपको? अब उत्सर्जन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उनको उत्सर्जन अंग कहते हैं या उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो अब हमारे मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो कैसा दिखता है? तो हमारे अंदर कशेरुक दंड है, उधर गुहा है, ये पीछे कशेरुक दंड है जो पृष्ठ भाग में। कशेरुक दंड के वर्टिब्री के दोनों ओर, है ना, एक जोड़ी या दो वृक्क होते हैं और ये सेम के आकार के होते हैं। हमने आज चित्र में बनाया है, ये सेम के आकार के दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, बायां जो वृक्क है वो दाहिने से कुछ आगे स्थित होता है। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, ये दाहिना है और ये बायां है। अब हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये बायां है और ये दाहिना है। ठीक है, तो दाहिने से कुछ बायां जो है आगे की ओर स्थित है। समझ में आ रहा है? और इसके अधर तल पर वृक्क है, ये वृक्क का ये पृष्ठ भाग हो गया, बाहर का भाग पृष्ठ भाग हो गया, ये अधर भाग है। ठीक है, तो अधर भाग पे ऊपर की तरफ एक टोपी नुमा आप संरचना देखेंगी, है ना, टोपी नुमा संरचना देखती है। तो टोपी नुमा संरचना मतलब ऊपर क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एड्रिनल नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित है। इसके साथ साथ आप अधर तल पर देख रहे हैं ये महाशिरा। महाशिरा में अशुद्ध, है ना, अशुद्ध रुधिर ये कहाँ जाएगा? हमारे दाएं नीले में, और शुद्ध रुधिर इसमें आएगा। तो ये धमनी है, यहाँ देख रही हैं आप, ये धमनी दिख रही है, महाधमनी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठ महाधमनी, है ना, ये पृष्ठ महाधमनी। तो पृष्ठ धमनी में रुधिर आता है ना, रुधिर आएगा वृक्क में। ठीक है, और वृक्क नलिकाएं होती हैं इसमें, रीनल आर्टरी। आगे चलकर ये महाशिरा महीन महीन, है ना, रुधिर वाहिकाओं में बढ़ जाती हैं, रुधिर धमनियों में। तो उनको हम कहते हैं वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये महाशिरा है, शिरा जो है वो अब अशुद्ध रुधिर को हृदय तक हमारे ले जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है शुद्ध रुधिर में जो आवश्यकता से अधिक पदार्थ हैं जो कि आते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जोड़ी वृक्क हो गया, ये शिरा और आपने धमनी देख लिया। अब यहाँ पर आप देख रही हैं मूत्र वाहिनी है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी। तो वृक्क के अधर से, वृक्क के अधर से देखिए मूत्र वाहिनी निकली हुई है,
और ये मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? मूत्राशय में, मूत्राशय में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो मूत्राशय में आकर मूत्र धीरे धीरे एक एक ड्रॉप धीरे धीरे बनता जाएगा और आकर इसमें संचित हो जाता है। और जब ये भर जाता है तब आप देखती हैं एक मूत्र मार्ग लिखा है, एक छोटे से छिद्र जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, उसके द्वारा ये समय समय पर बाहर शरीर से किया जाता है। तो ये संरचना है मानव के मूत्रोजनन तंत्र की, ठीक है, या आप कह सकती हैं ये मानव में उत्सर्जन तंत्र की ये संरचना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिर से मैं एक बार बोल दे रही हूँ, 2 वृक्क है, अधर पृष्ठ, ये अधर है, महाशिरा और महाधमनी, ये वृक्क में आकर रीनल आर्टरी या धमनियों में, वृक्क धमनियों में विभक्त हो जाती है महाधमनी। और ये एक जोड़ी आपका इसमें मूत्रवाहिनी है जो कि मूत्राशय में आकर खुलता है। अब बच्चों, वृक्क की उत्तकी संरचना, वृक्क की एक वृक्क है जो आपने देखा एक जोड़ी, तो एक वृक्क की खड़ी काट काटेंगे तो उसकी औत्तकी संरचना हमको दिखाई देती है। देख रहे हैं आप, खड़ी काट का चित्र है। यहाँ पर इसके 2 भाग होते हैं, एक बाहर का सबसे आउटर भाग आप देख रही हैं, ये आउटर भाग है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की जो परत है, 2 भाग में विभक्त है। और अंदर वाला जो है वो है आपका मेड्यूला। अंदर वाला भाग क्या है? मेड्यूला। ये देख रहे हैं आप, मेड्यूला, और ये है कॉर्टेक्स। मेड्यूला में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन मीन्स वृक्क नलिकाएं, मही कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती हैं इस मेड्यूला में, मतलब इस वृक्क में 10 लाख होती हैं। तो आप देख रही हैं ये मेड्यूला में महीन वृक्क नलिकाएं उपस्थित हैं, और वृक्क नलिकाओं का आगे का भाग एक कप लाइक होता है, वो भी मैं चित्र में आपको दिखाऊंगी। तो एक कप लाइक होता है, और उसके बाकी भाग में शिराएं जो हैं वो पूरी तरह से फैली होती हैं, है ना, शिराएं पूरी तरह से फैली होती हैं। और वो शिराएं जो है पूरी तरह से फैली होती हैं, लेकिन सारी शिराएं, केशिकाएं जो हैं, केशिकाएं गुच्छ कहा जाता है उन शिराओं को, जो गुच्छे जैसे पूरे नेटवर्क बनाती है उसको केशिका गुच्छ कहते हैं। तो वो केशिकाएं जो हैं वो कहाँ खुलती हैं? एक सेंटर में, केंद्र में गुहा है, कैविटी है ना, ये देख रही हैं आप, ये बीच में एक सेंटर में केंद्रीय गुहा है, केंद्रीय गुहा, इसको पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। ये पेल्विस में आकर की ओर सब खुलती हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो नेफ्रॉन है या वृक्क नलिकाएं हैं वो किधर खुलती हैं? इस केंद्रीय गुहा में की ओर खुलती हैं, मीन्स पेल्विस में खुलती। उस केंद्रीय गुहा को क्या कहते हैं? पेल्विस। और ये पेल्विस किससे जुड़ा है? मूत्र वाहिनी से। ये किससे जुड़ा है? पेल्विस मूत्र वाहिनी से जुड़ा है। तो अब जो मूत्र का निर्माण फिल्टर होगा, है ना, जो रुधिर से फिल्टर होकर मूत्र का निर्माण होगा, तो वो धीरे धीरे मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाकर एकत्रित होगा। तो आज इतना मैंने आपको बताया।